हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। वही टॉपिक हम कंटिन्यू करते हुए आगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस का आईआईटी जैम में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन जैम 2008 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने दिखा रखा है। इसमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल डैम्प्ड ऑसिलेशन इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, दे रखा है आपको ऑलरेडी, ए ई रेज टू द पावर माइनस गामा टी कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये आपको दे रखा है। आगे आपको क्या बोला है, हियर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, गामा इज द डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ये सब पता ही है। ए इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड, अल्फा इज द इनिशियल वेव, ठीक है। आगे आपको बोल रखा है कि टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्स की वैल्यू जीरो है। उससे आगे लिखा हुआ है टी इज इक्वल टू जीरो पर डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू वी है, मतलब उसकी रफ्तार वी दे रखी है। देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड अल्फा, ए और अल्फा की वैल्यू हमको बतानी है। देखते हैं सिंपल क्या है, मैं बाउंड्री कंडीशंस डायरेक्टली यूज करूंगा। टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्स की वैल्यू जीरो है, इधर रख देते हैं हम लोग। जीरो इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस गामा टी, ई की पावर माइनस जीरो वन हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा रह जाएगा। सीधी सी बात है, ए की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती। अगर ए की वैल्यू ही जीरो हो गई तो एक्स पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और कॉस अल्फा कब कब जीरो होता है, एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। तो कहानी खत्म, अल्फा की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या बोल रखा है आपको, dx बाई डी टी टी इज इक्वल टू जीरो इज वी। तो पहले dx बाई डी टी निकालते हैं। dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, ए ई रेस टू पावर माइनस गामा टी, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं। कॉस का पहले हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, फिर उसके बाद में उसको एज इट इज रखेंगे। आगे अगला टर्म आएगा माइनस गामा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब t इज इक्वल टू जीरो पर बात हो रही है, तो dx बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो कितना हो जाएगा, a e की पावर जीरो वन हो गया, माइनस ओमेगा साइन अल्फा माइनस गामा कॉस अल्फा, ठीक है। आगे आपके पास क्या है कि कॉस अल्फा तो जीरो है, कॉस अल्फा तो जीरो है किस पर, t इज इक्वल टू जीरो पर। जब कॉस अल्फा जीरो है तो साइन अल्फा कितना होगा, वन, यानी कि dx बाई डी टी कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू जीरो पर, यहां से माइनस ए ओमेगा, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा हो गया फिर इसके बाद में क्या है, यही हमको v दे रखा है, तो आपसे ए पूछा गया था, ए की वैल्यू वैसे मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा, v बाई ओमेगा। ये बात समझ में आ गई है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशंस में जो ऑसिलेटर है, जो भी हमारे पास मास है जो कि डैम्प्ड ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, वेरिएशन विद टाइम, वो सारा हमको स्टडी करना है। तो एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर निकालने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जोड़कर टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको पता है मुझे जरूरत पड़ेगी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वी की भी जरूरत पड़ेगी। अब वो वी कैसे निकालूंगा, डी एक्स, एक्स और टी के बीच में जो फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करके। हमारे पास x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या था, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस आर टी लिखते थे हम लोग, वही नोटेशन यूज करते हैं, ए नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा, ठीक है। अब dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की रेज टू द पावर माइनस आर टी साइन का कॉस ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा, उसके बाद माइनस आर साइन ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा, ठीक है। अच्छा, ये चीज हम लोग लेके चलते ही थे कि r इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। अच्छा, जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया था यहाँ पे एक ओमेगा डैश और आएगा, ठीक है। जब r की वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट है, और हमें पता है ओमेगा डैश क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब r की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत छोटी है तो ये अप्रोक्सीमेटली ओमेगा नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ जब r की वैल्यू ओमेगा नॉट से छोटी है और ओमेगा डैश अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट है, तो r की वैल्यू ओमेगा डैश से भी छोटी होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो टर्म है ये माइनस वन से प्लस वन, और ये टर्म भी माइनस वन से प्लस वन, तो मैं अप्रोक्सीमेटली ये dx बाई डी टी ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस आर टी, ओमेगा डैश की जगह भी मैं अप्रोक्सीमेटली ओमेगा नॉट लिख रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा नॉट, ये वाला टर्म मैं इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि आर की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत ही छोटी है, बहुत ही लाइट डैम्पिंग है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूं, हाफ एम
dx बाई dt का होल स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हाफ एम dx बाई dt का होल स्क्वायर करेंगे ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 आर टी ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा। अच्छा इतना तो आपको याद ही होगा कि ओमेगा नॉट एक्चुअली होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, ठीक है, वेयर के इज द जो कांस्टेंट आता है हमारा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाली में, जब सिंपल एसएचएम होता है बिना टाइम ऑसिलेशंस के। अगर स्प्रिंग है तो उस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, तो मैं यहाँ पे ये यूज कर सकता हूँ ना क्या कि एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर लिख दूंगा, और ये क्या आ जाएगा हाफ के ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा। अब ऐसी मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कई बार टी से भी डिनोट कर देते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मेरे को। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, तो ये क्या आ जाएगी हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस 2 आर टी। अच्छा इसमें भी ये वाला टर्म था ई रेज टू द पावर माइनस 2 आर टी वाला, ई रेज टू द पावर माइनस 2 आर टी साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा। अब मेरे को निकालनी है टोटल एनर्जी ई, ये क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टी प्लस यू, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा ये देखना हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस 2 आर टी, दोनों में से कॉमन आएगा और बचा कुछ टर्म इधर कॉस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा, इधर साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस डेल्टा, कुल मिला के वाला टर्म तो क्या हो जाएगा 1, तो उसे नहीं लिखते, तो हमारे पास ये एनर्जी आई कुल मिला के। अच्छा आपको दिख रहा है इसमें से जो पहला वाला टर्म है हाफ के ए नॉट स्क्वायर, ये ऐसा लग रहा है ना जब अनडैम्प्ड ऑसिलेटर होता था उसमें जो टोटल एनर्जी होती थी कांस्टेंट जो कि, वो टोटल एनर्जी टाइम के साथ यहाँ पे डिके करती चली जा रही है, और मैं इस टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ई नॉट से। एक्चुअली है क्या टाइम के साथ एनर्जी ये डिके कर रही है, और इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस 2 आर टी। बात समझ में आ गई? जो हमने एम्पलीट्यूड डिके की लिखी थी इक्वेशन वो कैसे आती थी, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस आर टी, जबकि एनर्जी डिके की इक्वेशन कैसी आ रही है ई रेज टू द पावर ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस 2 आर टी। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है ये आप अलग से याद भी रखोगे, जैसे ये वाला याद रखना है ऐसे ये वाला भी याद रखना है। एम्पलीट्यूड भी डिके की इक्वेशन ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस आर टी, और एनर्जी डिके की ई इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस 2 आर टी, दोनों ही याद रखनी है आपको। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं एनर्जी वर्सेस टाइम। जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे एनर्जी वर्सेस टाइम तो कैसा आएगा, ऐसा डिकेइंग। अब आगे हमारे पास इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, जेम फिजिक्स 2012 का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, ए लाइटली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, लाइटली डैम्प्ड लिखा हुआ है, लूजेज एनर्जी एट द रेट 1% पर मिनट। क्या बोल रखा है, वो जो इस रेट से एनर्जी लॉस कर रहा है 1% पर मिनट, मतलब अपनी एनर्जी का 1% हिस्सा वो अगले 1 मिनट में लॉस कर देता है। इसका मतलब ये आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है डी बाई ई, डी बाई ई मतलब ये डी क्या है एनर्जी लॉस अपॉन में रिलेटिव लिख दिया जितनी ओरिजिनल एनर्जी है इनटू में 100%। ये आपको कितना दे रखा है, दिस इज 1%, कितना दे रखा है 1%, ठीक है। आई को बोल रखा है द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर पर मिनट विल बी क्लोजेस्ट टू 0.5%, 1%, 1.5%, 2%। आपको सिंपली क्या बोला गया है कि एनर्जी लॉस का दे रखा है आपको इतना परसेंट है पर मिनट, आपको क्या करना है एम्पलीट्यूड डिके बताना है कितना परसेंट होगा पर मिनट। तो सिंपल सी बात है कि मेरे को ये चाहिए, बात समझ में आ रही? तो सिंपल क्या है, मेरे को डी बाई ई और डी ए बाई ए में रिलेशन मिल जाए। कैसे निकालेंगे, अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी क्या कि E इज इक्वल टू होता है ई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस 2 आर टी, और A इज इक्वल टू होता है ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस आर टी। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, देखना हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो हो जाएगा ln E इज इक्वल टू ln ई नॉट माइनस 2 आर टी, ऐसे इधर ln A इज इक्वल टू ln ए नॉट माइनस आर टी। अब इसके बाद इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, डिफरेंशिएट करके डी बाई ई, एरर में जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल वही कर रहा हूं मैं, डी बाई ई ये तो कांस्टेंट है ये जीरो में चला जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा माइनस 2 आर, और इधर क्या आएगा डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस आर। अरे 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 इसका मतलब समझ में आ गया ना कि डी बाई डी होता है माइनस 2 आर, हमें क्या चाहिए डी ए बाई ए यानी कि माइनस आर। तो एक्चुअली ये जो 1 दे रखी है हमको वैल्यू 1%, ये जो हमें वैल्यू दे रखी है क्या
अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास इससे डी बाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी एग्जैक्टली 0.01। ये हमको वैल्यू दे रखी है किसकी, माइनस माइनस नहीं मैग्नीट्यूड है तो 2r की वैल्यू दे रखी है, किसकी, 2r की। हमें किसकी चाहिए, r की, तो इसका आधा कर लें, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.005, यानी कि हमारे पास जो डीए बाई ए आया, क्या आया, डीए बाई ए, दैट इज इक्वल टू 0.005। और परसेंटेज में अगर हम इसी को लिखेंगे तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 0.5%। ये हमारा आंसर हो गया कि इस रेट से इतने परसेंट पर मिनट से एम्पलीट्यूड डिके कर रहा है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमको दो टर्म्स डिस्कस करने हैं, वन इज रिलैक्सेशन टाइम और दूसरा है मीन लाइफ टाइम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखो रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें कि जो ऑसिलेटर की एनर्जी है वो अपनी इनिशियल वैल्यू के 1/e टाइम्स हो जाए, क्या हो जाए 1/e टाइम्स, वे ई मतलब वो एक्सपोनेंशियल वाला ही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको नोट करते हैं हम एक बार टाउ से, किससे, टाउ से। तो ई इज इक्वल टू हमें पता है होता है ई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस 2RT। तो टाउ वह टाइम है जिसमें कि एनर्जी ई कितना हो जाए ई नॉट बाई ई। तो हम इसको अगर निकालना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ई रेज टू द पावर माइनस 1 ई रेज टू द पावर माइनस 2r टाउ, और यहाँ से मेरे पास ये सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ इज इक्वल टू 1/2r। तो ये जो ऑसिलेटर का रिलैक्सेशन टाइम होता है जितने में उसकी एनर्जी इतना डिके कर जाए, कितना डिके कर जाए 1/e टाइम्स, मतलब उतनी वैल्यू पर पहुंच जाए, तो वो जो टाइम होता है टाउ, दैट डिपेंड्स ऑन द डैम्पिंग कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, कि मीडियम की क्या प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम इसी को ग्राफ पे दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये एनर्जी, ये टाइम, ये हमारी एनर्जी ऐसे करके डिके कर रही है, यहाँ पे ई नॉट था, और थोड़े टाइम बाद, कितने टाइम बाद, टाउ टाइम बाद ये एनर्जी कितनी हो जाएगी ई नॉट बाई। बात समझ में आ गई। ऐसे ही हमारे पास अगला टर्म है जिसको हम बोलते हैं मीन लाइफ टाइम। क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम। ये मीन लाइफ टाइम क्या होता है भाई, इसको नोट करते हैं पहली बात हम टाउ एम से। ये मीन लाइफ टाइम सिंपल सा है, वही वो टाइम होता है जिसमें कि एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स हो जाए। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, हम एम्पलीट्यूड की इक्वेशन लिखते थे a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस आर टी। तो एम्पलीट्यूड अपॉन ए नॉट अपॉन ई हो जाए, तो ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस आर टाउ एम। यहां से क्या आ जाएगा कटपट के, फाइनली हमारे पास टाउ एम की वैल्यू आ जाएगी 1/r। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये रिलैक्सेशन टाइम उस मीडियम पे डिपेंड करता है, ऐसे ये मीन लाइफ टाइम भी मीडियम पे डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, इन सारी बातों को पूछ सकता है, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन से रेशियो वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं मिक्स करके। आपको चीजें पता होनी चाहिए कि भाई ये टर्म्स हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ऐसे ही है अगला, पावर डिसिपेशन। क्या चीज, पावर डिसिपेशन। सीधी सी बात है ना, हम डैम्पिंग ऑसिलेशंस पढ़ रहे हैं जिनके अंदर एनर्जी टाइम के साथ डिके हो रही है। अब मैं वो किस रेट से डिके हो रही है ये जानना चाहता हूँ, तो पावर निकाल लेता हूँ। ये पावर डिसिपेट हो रही है तो कौन खा रहा है इनको, कोई नेगेटिव वर्क कर रहा होगा, कोई फोर्स, कौन है वो फोर्स, वो फोर्सेस हैं डैम्पिंग फोर्सेस। तो अगर मेरे को पावर डिसिपेशन निकालनी, मतलब रेट ऑफ एनर्जी लॉस, एनर्जी की इक्वेशन मेरे को पता ही है, E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस 2RT। पावर हेयर इज रेट ऑफ एनर्जी लॉस, इसलिए मैं लिख रहा हूं माइनस DE अपॉन DT, क्योंकि मैं लॉस का रेट निकालना चाहता हूं। तो माइनस, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ई नॉट, ये माइनस 2R ई रेज टू द पावर माइनस 2RT, और ये इसे करके क्या आ जाएगा 2R ई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस 2RT। और फाइनली जो पावर डिसिपेशन है वो क्या हो गया 2R, ये ई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस 2RT, तो ये E ही है, तो पावर डिसिपेशन इज P इज इक्वल टू 2RP। बात समझ में आ रही है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पावर डिसिपेशन है दो चीजों पर डिपेंड करता है। ये पावर डिसिपेशन पहली बात तो उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा उस मीडियम का डैम्पिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये पावर डिसिपेशन उतना ज्यादा भी होगा जितना ज्यादा फिलहाल में अभी सिस्टम के पास एनर्जी बची हुई होगी। ये ई क्या, वही एनर्जी है जो किसी टाइम टी पर सिस्टम पे है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ना उतना जल्दी डिके करेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे दो तीन टर्म है, ये आप याद रखें। ऐसे ही हम लोग एक टर्म हम पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो अगला टर्म जो हमें पढ़ना है दैट इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ये जो टर्म है ना लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, जिसको हम लेमडा से नोट करते हैं, ये टर्म भी बेसिकली यही दिखाता है कि एम्पलीट्यूड कितनी जल्दी डिके हो रहा है।
लेकिन पहले वाले डिके जो हम उस इक्वेशन से देखते हैं, a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस आर टी, और इस वाले डिके में थोड़ा सा फर्क है। क्या है कि वो वाला जो डिके है वो तो सिंपल स्केल पे ए, पहले एम्पलीट्यूड ए नॉट था, कुछ टाइम बाद वो ए हो गया, कितना डिके हो गया वो देखते हैं। जबकि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जैसे नाम से पता चल रहा है, ये हम एम्पलीट्यूड का डिके देख रहे हैं लॉग स्केल पर। किस पर? लॉग स्केल पर, किसी पार्टिकुलर एक टाइम पीरियड में। तो कैसे स्टडी करना है देखें, सिंपल मान लेते हैं पहले हमारे पास कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम था t इज इक्वल टू टी डैश। टी डैश क्या है यहाँ पर? टाइम पीरियड है उस डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो हम लोग लिखते थे क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, ln a इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस आर टी डैश। अब मान लेते हैं टाइम टी डैश प्रोसीड कर गया, उतने में उसने एक और ऑसिलेशन कर ली, तब जो एम्पलीट्यूड हुआ, ये पहले वाला मान लेते हैं a1, दूसरा वाला था a2, तो कितना हो जाएगा ln a नॉट माइनस आर टू टी डैश, क्योंकि अब जो टाइम हो गया t वो टू टी डैश हो गया। तो कितना चेंज आया? ln a1 माइनस ln a2, फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन में माइनस कर दी, और ये क्या आ जाएगा, ऐसे इधर साइड से इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा r t डैश। तो बेसिकली ln a1 ln a2 ये लॉग स्केल पे दिखाता है ये जो टर्म है कि कितना डिक्रीज हो गया एम्पलीट्यूड, वो किस पर डिपेंड करता है? इस क्वांटिटी आर टी डैश पर, और इसी को हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो खास बात क्या है भाई, ध्यान समझना। इसके लिए ना, इसी चीज को समझाने के लिए आई रीडो के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ और पढ़ के बता रहा हूँ, देखना क्या बोल रखा है आपको। क्वेश्चन देखें, देर आर टू डैम्प्ड ऑसिलेशन, बोल रखा है उन्होंने कि दो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, मार्कर ले लूं मैं। देर आर टू डैम्प्ड ऑसिलेशंस with the following periods t and damping coefficients beta। बोल रखा है पहले वाली जो ऑसिलेशन है उसके लिए t1 दे रखा है 0.1 मिली सेकेंड, बीटा 1 डैम्पिंग कोफिशिएंट दे रखा है 100 सेकेंड इनवर्स। जो दूसरी ऑसिलेशन है उसके लिए टाइम पीरियड दे रखा है t2 इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, और डैम्पिंग कोफिशिएंट बीटा 2 दे रखा है 10 सेकेंड इनवर्स। आपसे बोला गया विच ऑफ देम डिकेज फास्टर, विच ऑफ देम डिकेज फास्टर। अब सवाल में क्लियरली ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो आपको इसमें डिके बताना है, एम्पलीट्यूड का जो डिके बताना है, वो अपना एक्चुअल स्केल पे बताना है या लॉग स्केल पे बताना है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों केसेस में आंसर अलग लगाता है। कैसे? कि पहले तो हम नॉर्मल स्केल पे देखते हैं, जिसमें हम इस चीज से देखते हैं a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस आर टी। तो किसी भी टाइम t पर उसमें एम्पलीट्यूड उतना कम होगा आर जितना ज्यादा होगा। यहाँ पे वो आर की जगह बीटा लिखा गया है तो बीटा लिख देते हैं। जितना ज्यादा बीटा होगा उतनी जल्दी जल्दी एम्पलीट्यूड डिके कर गया होगा, और एम्पलीट्यूड उतना कम होगा। तो किस में फटाफट डिके हो रहा है, उन्होंने यही पूछा है विच ऑफ देम डिके फास्टर, कौन सा फास्टर डिके होगा जिसमें बीटा की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि बीटा की वैल्यू एज बीटा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 2। तो नॉर्मल केस जब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फर्स्ट विल डिके फास्टर, फर्स्ट विल डिके फास्टर। जबकि अगर हम इसी चीज को किस स्केल पे देखें, लॉग स्केल पर, किस पर? लॉग स्केल पर देखें, तो ये जो एम्पलीट्यूड डिके है ln a1 माइनस ln a2, ये किस बात पे डिपेंड करता है? आर टी डैश पे, आर टी डैश पे। और यहाँ पे वो टी डैश t2 और t1 से दिखा रखे हैं, मतलब बीटा इंटू टी। तो जिसका बीटा टी ज्यादा होगा उसका एम्पलीट्यूड जल्दी जल्दी डिके करेगा। तो बीटा टी किसका ज्यादा है? यहाँ पे आप बीटा इंटू टी करोगे तो ये कितना आएगा 10, और यहाँ पे आप बीटा टी करोगे तो आएगा 100। यानी कि सेकंड, अगर हम लॉग स्केल पर देखें, ऑन लॉग स्केल सेकंड विल डिके फास्टर। तो सेकंड ऑसिलेशन दे रखी है विल डिके फास्टर। ठीक है, यही बात क्लियर करने के लिए उन्होंने, आप इनका सॉल्यूशन मैनुअल देखो, जो पीछे आंसर्स दे रखे होते हैं उसमें भी तुम्हें दिख जाएगी ये बात। ठीक है, तो आगे हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी के ऊपर, डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर एक दो क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस की तरफ। ठीक है, तो आगे आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखा रखा है वो जैम 2021 का क्वेश्चन है, इसी से डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द ऑसिलेशंस ऑफ अ फिजिकल सिस्टम। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, इस बार क्या लिखा हुआ? अल्फा डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस बीटा डी वाई ओवर डी टी प्लस गामा वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। बोला गया इफ अल्फा एंड बीटा हेल्ड फिक्स्ड, अल्फा और बीटा को फिक्स रखा गया और गामा को इंक्रीज करा गया, गामा को इंक्रीज, देन आपको क्या बताना है? पहला ऑप्शन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल इंक्रीज, सेकंड है द ऑसिलेशंस डिके फास्टर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस, द ऑसिलेशंस डिके स्लोअर। ऐसा आपको बताना है। एक तो क्या क्या बारे में पूछ रहा है, एक तो फ्रीक्वेंसी के बारे में, एक ऑसिलेशन किस रेट से डिके हो रही है उसके बारे में। तो देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखना।
मैं पहले इस इक्वेशन को थोड़ा अपने यूजुअल फॉर्मेट में ले आता हूँ। कैसे लिखते थे हम लोग, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, अल्फा से डिवाइड कर रहा हूँ बेसिकली, बीटा बाई अल्फा डी वाई बाई डी टी प्लस गामा बाई अल्फा वाई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, हमारी इक्वेशन क्या आती थी, हमारी इक्वेशन ऐसी आती थी, डी स्क्वायर प्लस टू आर डी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स की जगह वाई ले लिया बस। अच्छा, जो यहाँ पे टू आर का काम कर रहा है वो ये टर्म है, और जो ओमेगा नॉट स्क्वायर का काम कर रहा है वो ये टर्म है, ठीक है। अच्छा, हमारी ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं ओमेगा, वो क्या आती थी, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, जब हमने अल्फा बीटा को फिक्स रखा, जब अल्फा बीटा फिक्स है तो ये आर तो फिक्स है, ठीक है। गामा इंक्रीज कराया जा रहा है, जब गामा इंक्रीज होगा तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंक्रीज होगा, और ओमेगा नॉट स्क्वायर इंक्रीज होगा, आर फिक्स है तो ओमेगा भी इंक्रीज होगा। यानी कि ये बात तो पक्की है कि फ्रीक्वेंसी जो होगी ऑसिलेशन की वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि एक ऑप्शन तो करेक्ट है, जो कि आपके में पहला ही ऑप्शन दे रखा है ए, वो करेक्ट है। उसके बाद हमें एक और चीज डिस्कस करनी थी, एम्पलीट्यूड किस रेट पर डिके हो रहा है। हमें पता है ना, ए इज इक्वल टू होता है ए नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस आर टी। अभी जो एम्पलीट्यूड है वो तो सिर्फ इस आर पे डिपेंड करता है ना कि ओमेगा नॉट पर। बात समझ में आ रही है? किसी टाइम टी पे जो एम्पलीट्यूड है वो तो आर पे डिपेंड करता है ना कि ओमेगा नॉट पे, और आर हमारा फिक्स है क्योंकि बीटा अल्फा फिक्स है, इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो तो फिक्स ही रहेगा। क्वेश्चन में हमें अगर यही लॉगरिथमिक स्केल पे डिक्रीमेंट पूछ लेता है एम्पलीट्यूड का, तो फिर वो उस पे भी डिपेंड करता है, किस पे, क्योंकि हमें पता है ना लॉगरिथमिक स्केल पे वो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लैम्डा क्या होता है, आर टी डैश, और टी डैश डिपेंड करता है ओमेगा पे, तो ये हो जाता है आर टू पाई अपॉन ओमेगा। आर बेशक फिक्स है, फिर जब ओमेगा बढ़ती तो ये लैम्डा घट जाता, ठीक है। फिर वो जो धीरे धीरे ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे एटेन्यूएट होती, ठीक है। लेकिन जो हमें फिलहाल क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, जबकि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड डिके का जो रेट है इज फिक्स्ड, ना तो वो घटेगा घटेगा ना ही बढ़ेगा। अब चक्कर क्या था ना, जब ये आया था 2021 में, हमारे टाइम का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे ये मल्टीपल करेक्ट में आया था एमएसक्यू वाले में। तो ऐसे चार ऑप्शंस थे, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, फिर उसके नीचे था एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड डिके रेट विल इंक्रीज, फिर फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, एम्पलीट्यूड रेट डिके विल बी इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा करके चार ऑप्शन थे। तो ऐसा लग रहा था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो बढ़ेगी घटेगी, दोनों में से एक ऑप्शन, और फिर ऐसे इसका लग रहा था जो एम्पलीट्यूड किस रेट पर डिके हो रहा है वो इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन जब आंसर की आई थी तो एक ही ऑप्शन करेक्ट था, ये वाला। इसलिए जब पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आए ना, तो आप ये मत देखना कि इतने ऑप्शन हैं तो ये लग रहा है ये होना चाहिए। अगर आप श्योर हो कि आंसर है तो वो है, अगर आपके पास उसका बेसिकली रीजन है कि ऐसा होना चाहिए तो वो होगा, फिर वो सही होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक छोटा सा टर्म और है, वो मैं साथ में यही पढ़ा देता हूँ। वैसे तो वो आगे भी रिपीट होगा, तब उल्टा आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। अब भी समझ सकते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्या चीज, क्वालिटी फैक्टर क्यों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, कैसे दिया जाता है ये टर्म, ये डिपेंड करता है क्वालिटी फैक्टर मतलब कि जो आपकी ऑसिलेशंस हो रही हैं वो अपनी एनर्जी को कितने लंबे समय तक रिटेन कर पाए। तो सीधी सी बात ये होती है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, 2 पाई टाइम्स एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम डिवाइडेड बाई एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड, एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड, मतलब एक टाइम टी डैश में वो कितनी एनर्जी लॉस कर देता है, या आप वैसे निकाल सकते हो खुद से, 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम जो है वो ई है, और एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड यानी कि एक, उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, रेट ऑफ एनर्जी लॉस इनटू एक पीरियड टी डैश, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई ई, और ये पावर हमने जब निकाला था तो आया था 2RE, कुछ याद आ रहा है ना। और ये जो हमारा टी डैश है, टी डैश को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। ओमेगा को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा बाई 2R। और हमें पता है जो ये 1/2R वाला टर्म है ये रिलैक्सेशन टाइम आया था टाउ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा टाउ। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो ओमेगा टाउ होता है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म, अगले टर्म पे जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट ऑसिलेशन, ठीक है।